नया सेंचुरी ग्लोबल सेंटर चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगडू के दक्षिणी जिले में स्थित है और ये फर्श क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का खिताब रखता है। इस संरचना का क्षेत्रफल 1.7 मिलियन वर्ग मीटर है, जो एक ही छत के नीचे छोटे शहर जैसा है। यह इमारत 500 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी है, 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और जमीन के ऊपर 18 मंजिलें हैं। इसमें 20 सिडनी ओपेरा हाउस समा सकते हैं और जगह बचती है। लेकिन जब आप इसके दरवाजों से अंदर जाते हैं तो असल में आप वैसी इमारत में नहीं जा रहे होते जैसी आप सोचते हैं। यह शॉपिंग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस हॉल और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी है। यह स्केटिंग रिंक, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, कॉर्पोरेट फ्लोर्स, थीम वाली खरीदारी की गलियां और बीच में इंडोर बीच है। पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क एक कृत्रिम समुद्र तट को घुमावदार कांच की छत के नीचे संचालित करता है, जिसमें 150 मीटर चौड़ी एलईडी स्क्रीन समुद्र और सूर्यास्त दिखाती है। ऊपर की लाइटिंग सिस्टम कृत्रिम सूरज की तरह है, जो इमारत में हमेशा गर्मी की दोपहर बनाए रखती है। बहुत अच्छा। सवाल है कि पश्चिमी चीन का एक इनलैंड शहर जो निकटतम तट से 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर है, चीन बहुत बड़ा है, उसने धरती की सबसे बड़ी इमारत और उसमें नकली समुद्र क्यों बनाया? तो ग्लोबल सेंटर 2013 में जनता के लिए खोला गया था। अरबपति डेवलपर जिसने इसका विचार किया था, डैन होंग, वह उद्घाटन समारोह में मौजूद नहीं थे। कुछ महीने पहले चीनी अधिकारियों ने उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी जांच के तहत हिरासत में लिया था, जिसकी चपेट में चेंगडू के सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक भी आ गया था। इमारत समय पर बन रही थी। जिसने इसकी शुरुआत की वो जेल जा रहा था, या शायद उसे मौत की सजा मिलती। एक शहर जो दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। 2000 के दशक में चेंगडू समुद्र से दूर स्थित एक प्रांतीय राजधानी थी जो चीनी शहरों की अग्रिम पंक्ति में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। शंघाई के पास अपनी स्काईलाइन थी, बीजिंग में ओलंपिक हुए, शेंझन में फैक्ट्रियां थीं। चेंगडू के पास 1 करोड़ लोग थे, एक मजबूत तकनीकी आधार था और उसकी पहचान सिचुआन की सीमाओं तक ही सीमित थी। बस एक बात कहूं, यह पागलपन है कि चीन का एक ऐसा शहर जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, उसमें उतने लोग रहते हैं जितने मेरे देश में लगभग। केंद्र सरकार के पश्चिम का विकास अभियान 1999 ने इस शहर को बढ़ने का राष्ट्रीय जनादेश दिया। प्रांतीय और नगर निगम नेताओं ने आदेश को पुराने शहर के केंद्र से दक्षिण की ओर दूसरे तीसरे रिंग रोड पार खुले खेतों की ओर विस्तार में बदल दिया। इस योजना का केंद्र तियानफू एवेन्यू था, जो शहर से दक्षिण की ओर जाता एक चौड़ा बुलेवार्ड था और आगे चलकर तियानफू न्यू एरिया और चेंगडू हाईटेक जोन कहलाने वाले इलाकों से होकर गुजरता था। रचनात्मक इस पट्टी का मकसद नया वित्तीय व्यावसायिक जिला बनाना था, जिसमें ऑफिस टावर, सम्मेलन स्थल और लग्जरी होटल शामिल थे। इसके विस्तार के पीछे ली चेंग की राजनीतिक ताकत थी। चेंगडू के डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी और फिर पार्टी चीफ रहते हुए ली ने आक्रामक शहरी विस्तार का समर्थन किया। उन्हें ली चाई कहा गया, यानी लगभग तोड़ो तोड़ो ली, क्योंकि वे नई परियोजनाओं के लिए जमीन बहुत तेजी से खाली कराते थे। वह चाहते थे कि चेंगडू 10 साल में प्रथम श्रेणी शहर बने। ली को ऐसा डेवलपर चाहिए था जो उनकी गति से काम करे, और डेंग होंग, पूर्व सैनिक और उद्यमी जो प्रदर्शनी व यात्रा समूह चलाते थे, ऐसे ही थे। डेंग ने 1990 के दशक में चेंगडू में होटल और कार्यक्रम स्थल बनाए और 2000 के शुरुआती वर्षों तक उनकी कंपनी सम्मेलन व्यवसाय में प्रमुख निजी खिलाड़ी बन गई। 2003 में डेंग की कंपनी ने दक्षिणी जिले में बाजार मूल्य से कम दाम पर बड़ा भूखंड खरीदा। उसी जमीन पर उनकी कंपनी ने विशाल चेंगडू सेंचुरी सिटी न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया। इसमें प्रदर्शनी हॉल, मीटिंग रूम और होटल थे, जो 2008 की शुरुआत में बना। ये केंद्र जल्दी ही पश्चिमी चीन के प्रमुख व्यापार मेलों जैसे वेस्टर्न चाइना इंटरनेशनल फेयर का पसंदीदा स्थल बन गया। सेंचुरी सिटी सफल रहा। इससे व्यापार यात्री चेंगडू के दक्षिणी जिले में आए, होटल भर गए और नए व्यावसायिक क्षेत्र को वो केंद्र बिंदु मिला जिसकी उसे कमी थी। ली के लिए यह साबित करता है कि दक्षिण की ओर विस्तार खाली सड़कों के बजाय असली आर्थिक इंजन बन सकता है। डेंगे के लिए यह इस बात का सबूत था कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकते हैं जिनका स्तर चीन के ज्यादातर निजी डेवलपर्स के लिए हासिल करना मुमकिन नहीं था। ग्लोबल सेंटर सीधे उसी साझेदारी से निकला था। डेंग की कंपनी पास की जमीन पहले ही नियंत्रित कर रही थी और कन्वेंशन सेंटर की भीड़ के कारण पास में बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनाना संभव था।
प्रस्ताव काफी सीधा साधा था। चेंगदू में एक ऐसी इमारत बनती जिसमें ऑफिस, रिटेल, होटल और एंटरटेनमेंट सब शामिल होते, जो शंघाई या हांगकांग के लैंडमार्क जितनी बड़ी होती और देंग की कंपनी द्वारा वर्षों पहले जुटाई गई जमीन पर बनती। 2010 तक उस इमारत की नींव डाली जा रही थी, जो कुल फ्लोर एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी बनने वाली थी। एक इंडोर सिटी डिजाइन करना। ग्लोबल सेंटर का व्यावसायिक केंद्र करीब 4 लाख वर्ग मीटर खुदरा और मनोरंजन स्थानों में निचली मंजिलों पर फैला है। लेआउट को एक ही कॉन्कोर्स के बजाय थीम जोन के चारों ओर व्यवस्थित किया गया है, जिसमें छोरों पर मुख्य डिपार्टमेंट स्टोर हैं और उनके बीच की मंजिलों में छोटे छोटे दुकानें भरी हुई हैं। एक जोन में भूमध्य सागरीय स्टाइल की सड़क है। रंगीन दीवारें, मेहराबदार खिड़कियां और दुकानों के सामने दक्षिणी यूरोप के तटीय शहर जैसे सजाए गए हैं। खरीदार जब इस रास्ते पर चलते हैं तो वे एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जिसे खुले पियाजा जैसा महसूस कराने के लिए बनाया गया है, जबकि वे पूरी तरह से इमारत की छत के नीचे ही रहते हैं। रिटेल कोर के चारों ओर लगभग 7 लाख वर्ग मीटर ऑफिस स्पेस है, जो इमारत की बाहरी परिधि ब्लॉकों में स्थित है। टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाएं और क्षेत्रीय मुख्यालय किराएदार हैं, जिन्हें दक्षिणी जिले की टैक्स छूट आकर्षित करती है। कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग स्वीट्स ऊपरी मंजिलों पर स्थित हैं, जिन्हें बगल के होटल के कमरों की मांग बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल चेंगदू ग्लोबल सेंटर के परिसर में इसकी टावर में करीब 1000 गेस्ट रूम्स हैं। कई कमरों का रुख अंदर की ओर है, जिनकी प्राइवेट बालकनी से सेंट्रल एट्रियम और नीचे बने इंडोर बीच का नजारा मिलता है। मेहमान अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं, रेलिंग पर झुक सकते हैं और अपने नीचे 15 मंजिल नीचे वेव पूल में तैराकों को देख सकते हैं। ये जगह पागलपन है, जैसे लास वेगस का कई गुना ज्यादा पागल रूप। रेस्तरां, कैफे और बार निचले स्तरों पर फैले हुए हैं, जिनके साथ एक आईमैक्स सिनेमा मल्टीप्लेक्स, एक लाइव थिएटर और एक आइस स्केटिंग रिंग भी है, जो सभी आम जनता के लिए खुले हैं। बिजनेस ट्रैवलर, छुट्टियों पर फैमिली या उपनगरों से शॉपिंग करने वाले यहाँ कई दिन बिता सकते हैं और शायद बोर ना हो। यहाँ का मुख्य आकर्षण पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क है, जो इमारत के केंद्रीय एट्रियम पर फैला हुआ है। कृत्रिम समुद्र तट 5000 वर्ग मीटर हल्की रेत से ढका है, जो एक छोटे तालाब जितने बड़े वेव पूल की ओर ढलान बनाती है। व्यस्त सप्ताहांत में पार्क में करीब 6000 लोग एक साथ समा सकते हैं और इसके अलावा हजारों और लोग आसपास की दुकानों व रेस्तरां में घूमते हैं। वेव पूल एक यांत्रिक प्रणाली पर चलता है, जो निर्धारित चक्रों में लहरें उत्पन्न करता है और हर कुछ मिनट में कृत्रिम तट पर लहरें भेजता है। लेजी रिवर पार्क के चारों ओर घूमती है, फुलाए हुए रिंगों को ताड़ के पेड़ों व चट्टानों के पास ले जाती है। वाटर स्लाइड्स ऊपरी प्लेटफॉर्म से घूमती हुई नीचे आती हैं और एक पूर्ण आकार का समुद्री डाकू जहाज समुद्र तट के एक छोर पर स्थायी रूप से खड़ा है, जो बच्चों के लिए चढ़ाई की संरचना के रूप में काम करता है। ये जगह पागलपन है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। छत के स्टील ट्रस वर्क से कृत्रिम सूरज नाम की लाइटिंग अर्रे लटक रही है। इस सिस्टम में हाई आउटपुट लैंप्स को हीटिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ा गया है, जो ईट्रियम की हवा को गर्म करते हैं और रेत की सतह का तापमान बढ़ा देते हैं। चेंगदू में अधिकतर समय ठंडा और बादलों से घिरा मौसम रहता है। सर्दियों में आसमान ग्रे होता है। इमारत के अंदर लाइट्स हमेशा स्थिर उष्णकटिबंधीय दोपहर जैसा माहौल बनाए रखती हैं, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। बाहरी हिस्सा शेंजेन झोंगशिंग आर्किटेक्ट्स ने समुद्री थीम के अनुसार डिजाइन किया, जिससे वो अंदर की चीजों से मेल खाए। छत की रेखा लंबी, फैली हुई मेहराबों में मुड़ती है, जो टूटती लहरों का आभास देती है और ऊपरी किनारे बाहर की ओर फैलते हैं। आर्किटेक्ट्स के अनुसार ये उड़ते हुए समुद्री पक्षियों से तुलना की जा सकती है। केंद्रीय एट्रियम के ऊपर विशाल कांच का गुंबद अच्छी मौसम में रोशनी देता है और खराब मौसम में इंडोर समुद्र की छत बनता है। एक ही परिसर में शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस पार्क, लग्जरी होटल और बीच रिजॉर्ट चेंगदू में हैं। अब समुद्र से 1000 किलोमीटर दूर भी यहाँ अपनी समुद्री तटरेखा है। ये तो सिर्फ चीन में ही हो सकता है, या शायद जर्मनी की उस जगह पर जो उस बड़े बुलबुले के अंदर है। कैसे एक मौसम रोधी महासागर बनाया जाए। ग्लोबल सेंटर साइट पर निर्माण 2010 में शुरू हुआ। मुख्य संरचना 2012 के अंत तक अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गई और पहली सार्वजनिक जगहें 2013 के मध्य में खुली। लगभग 3 सालों में खाली जमीन से एक तैयार इमारत बन गई, जो पृथ्वी पर किसी भी अन्य इमारत से बड़ी थी। यह निर्माण फिर से केवल चीन में ही संभव था। यह इमारत एक ठोस ब्लॉक की बजाय एक खोखले घेरे के रूप में काम करती है। ऑफिस, होटल के कमरे और व्यावसायिक मंजिलें मोटे बाहरी ब्लॉकों में बनी हैं, जो बाहरी दीवारें बनाती हैं और अधिकांश भार को सहन करती हैं। वे ब्लॉक एक विशाल एट्रियम को घेरते हैं, जो इमारत के बीचों बीच फैला हुआ है
और उसी के फर्श पर एक वाटर पार्क भी है। बीच के ऊपर बना गुंबद अपनी सबसे ऊंची जगह पर रेत से लगभग 65 मीटर ऊपर उठता है, जिससे केंद्रीय क्षेत्र को लगभग 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई मिलती है और अंदर कोई कॉलम नहीं है जो दृश्य को बाधित करे। इतनी बड़ी इमारत में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। 240 से भी ज्यादा लिफ्टें अलग अलग टावरों, होटल ब्लॉकों और रिटेल लेवल्स में लगी हैं, जो अलग अलग फ्लोर ग्रुप्स के हिसाब से चलती हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग में कई स्तरों पर कम से कम 10,000 कारों की क्षमता है और ऑफिस के किराएदारों, होटल के मेहमानों और मॉल आने वालों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। एट्रियम के लिए जलवायु नियंत्रण अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। कृत्रिम सूरज लाखों घन मीटर हवा में गर्मी और रोशनी भरता है, जबकि वेव पूल, लेजी रिवर और इंडोर ह्यूमिडिटी उसी हवा में नमी डालते हैं। केंद्रीय मैकेनिकल प्लांट हीटिंग, कूलिंग, डीह्यूमिडिफिकेशन और एयर एक्सचेंज संभालता है, जबकि ऑफिस और होटल कमरों के लिए अलग सिस्टम है क्योंकि उनकी जरूरतें अलग हैं। वाटर पार्क में ऐसी प्लंबिंग होती है जो आम व्यावसायिक इमारतों में नहीं होती। फिल्ट्रेशन लूप्स, वेव पूल और लेजी रिवर में लगातार पानी सर्कुलेट करते हैं। पंप रूम्स वेव जनरेटर चलाते हैं, जिससे हर कुछ मिनट में कृत्रिम किनारे पर लहरें जाती हैं। वाटरप्रूफ झिल्लियां एट्रियम की फर्श और पीछे की दीवारों पर इसलिए लगाई गई हैं ताकि रिसाव सीधे पार्किंग लेवल्स में न जाए। भीड़ प्रबंधन के लिए इमारत को चेंगदू मेट्रो से जोड़ा गया है। लाइन 1 का जिनझांग प्लाजा स्टेशन साइट के नीचे है, जिससे यात्री सीधे परिसर के निचले स्तरों में प्रवेश कर सकते हैं। ये कनेक्शन रोज दसियों हजार आगंतुकों को सतह की सड़कों के बिना इमारत तक पहुंचने देता है। संरचना को जोड़ने के लिए नींव और परिधीय कोरों के लिए बड़ी मात्रा में प्रबलित कंक्रीट डाला गया। फिर ऊपरी मंजिलों व गुंबद के लिए स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम बनाया गया। बाहरी हिस्से के साथ लगे ग्लास कर्टन वॉल उसी फ्रेम से लंबी बिना रुके पंक्तियों में लटकाई गईं, जिसमें खुद छत के गुंबद के पैनल भी शामिल हैं। सिचुआन एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है और 2008 के वेंचुआन भूकंप में निर्माण शुरू होने से 2 साल पहले चेंगदू से लगभग 80 किलोमीटर दूर लगभग 90,000 लोगों की मौत हो गई थी। ग्लोबल सेंटर की डिजाइन आपदा के बाद संशोधित भूकंपीय कोड्स के अनुसार की गई, जिसमें परिधि ब्लॉक एट्रियम के लिए मुख्य पार्श्व सहारे का काम करते थे। अग्नि सुरक्षा ने अतिरिक्त आवश्यकताएं जोड़ी। एक ऐसी इमारत जिसमें 1000 कमरों वाला होटल, एक सिनेमा मल्टीप्लेक्स, एक आइस रिंक और एक वाटर पार्क एक ही छत के नीचे हों, उसमें व्यापक विभाजन की आवश्यकता थी। साथ ही स्प्रिंकलर कवरेज और एट्रियम की पूरी जगह में धुएं की निकासी की व्यवस्था भी जरूरी थी। निकासी मार्ग इस सोच पर बनाए गए थे कि इमारत में एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं। यह सौदा उसी कीमत पर आया था। अब ग्लोबल सेंटर के नीचे की जमीन देंग होंग की कंपनी को किसी सामान्य प्रतिस्पर्धी बाजार प्रक्रिया के माध्यम से नहीं मिली थी। चीनी व्यावसायिक रिपोर्टों के अनुसार ग्लोबल सेंटर से जुड़े ओशन पार्क और जमीन 2008 की नीलामी में 480 मिलियन रेनमिंबी में अधिग्रहित किए गए, लेकिन बाद में कीमत और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए क्योंकि जमीन असामान्य रूप से सस्ती थी और नीलामी ने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया था। देंग होंग को फरवरी 2013 के अंत में ली चोंगचांग भूमि हस्तांतरण, कर संबंधी मामलों और ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी जांचों के बीच हिरासत में लिया गया था। नवंबर 2013 तक चीनी रिपोर्टों के अनुसार देंगे के परिवार को गिरफ्तारी नोटिस मिला था और देंगे पर जमीन की दोबारा बिक्री, फर्जी बिल, कर चोरी व ऋण धोखाधड़ी का शक था। ये कहना सुरक्षित है कि ग्लोबल सेंटर एक राजनीतिक जमीन विकास प्रणाली से निकला, जो बाद में चेंगदू के भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के नतीजों का हिस्सा बना। ग्लोबल सेंटर स्थल को दक्षिण विस्तार की प्रमुख परियोजना के रूप में पेश किया गया, जिसे चेंगदू नगर निगम और सिचुआन प्रांतीय अधिकारियों का समर्थन मिला। भूमि हस्तांतरण अनुकूल शर्तों पर इस समझ के साथ मंजूर किए गए थे कि यह विकास सिर्फ दुकानें और दफ्तर ही नहीं मुहैया कराएगा। योजना में सार्वजनिक हित के तत्व शामिल किए गए थे, जिनमें व्यापक शहर की सेवा के लिए बनाई गई सांस्कृतिक सुविधाएं भी थीं। इसका सांस्कृतिक केंद्र न्यू सेंचुरी सिटी आर्ट सेंटर था। 2007 में ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने 1,40,000 वर्ग मीटर परिसर के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता जीती, जिसे ग्लोबल सेंटर के बगल में उसी जमीन पर बनाया जाना था। इस डिजाइन में एक आर्ट म्यूजियम, थिएटर और प्रदर्शनी हॉल एक ही घुमावदार सफेद छत के नीचे बनने थे। आर्ट सेंटर आसपास की जमीन की इस बड़ी डील को सार्वजनिक रूप से सही ठहराने का आधार था। एक निजी डेवलपर जो रियायती दरों पर 10 लाख वर्ग मीटर से अधिक ऑफिस और रिटेल स्पेस बना रहा था, नागरिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाले साझेदार के रूप में देखा जा सकता था।
जिसे अन्यथा चेंगदू को खुद फंड करना पड़ता। हदीद बिल्डिंग अपने आर्किटेक्ट और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए इन व्यवस्थाओं के लिए दिखाने लायक एक सांस्कृतिक मकसद देती थी। वाणिज्यिक निर्माण बहुत तेज हुआ। 2012 तक ग्लोबल सेंटर की मुख्य संरचना अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच रही थी। होटल का फिट आउट चल रहा था और वाटर पार्क में पानी डाला जा रहा था। पास के प्लॉट पर हदीद सांस्कृतिक परिसर की प्रगति अलग थी। संरचनात्मक खोल धीरे धीरे ऊपर उठा। अंदर कोई फिटिंग नहीं हुई और मूल उद्घाटन तिथियां चुपचाप बीत गईं। राजस्व वाली मंजिलें तेजी से बढ़ीं, लेकिन सार्वजनिक हिस्सा पीछे रह गया। 2012 के अंत में इस परियोजना की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। शी जिनपिंग ने नवंबर में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला और पदभार ग्रहण करने के कुछ ही हफ्तों के भीतर एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। यह अभियान लगभग तुरंत ही चेंगदू पहुंच गया। 6 दिसंबर 2012 को केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग, यह बिल्कुल भी डिस्टोपियन नहीं लगता, चीन ने घोषणा की कि ली चेंग चेंगचोंग गंभीर अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में हैं। उस समय ली सिचुआन के डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी थे, जिन्हें चेंगदू से पदोन्नत किया गया था और वे नए अभियान की चपेट में आने वाले अपने स्तर के पहले अधिकारी थे। जांच का मुख्य फोकस उनकी चेंगदू के दक्षिण की ओर विस्तार के दौरान भूमि हस्तांतरण और विकास अनुमोदनों पर था। शी के सत्ता में आते ही हालात तनावपूर्ण हो गए थे। 2 महीने बाद डेंग होंग भी इसकी चपेट में आ गए। फरवरी 2013 में चीनी अधिकारियों ने उन्हें ली चेंग चांगचेंग मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उनकी हिरासत की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी और प्रदर्शनी व यात्रा समूह ग्लोबल सेंटर के उद्घाटन की तैयारियां ऐसे ही करता रहा, मानो कुछ बदला ही न हो। कंपनी के कर्मचारियों को बताया गया कि उनके चेयरमैन बस उपलब्ध नहीं है और तकनीकी रूप से देखा जाए तो वे सचमुच अनुपलब्ध थे। नवंबर 2013 में उन पर आरोप औपचारिक रूप से लगाए गए। डेंग को ग्लोबल सेंटर और सेंचुरी सिटी स्थलों के अधिग्रहण से जुड़ी भूमि अनियमितताएं, फर्जी बिल, टैक्स चोरी और लोन फ्रॉड के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जैसा पहले बताया था। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डेंग को मिली रियायती जमीन की कीमतें ली चेंग चांगचेंग और अन्य अधिकारियों को मंजूरियां और संरक्षण पाने के बदले दी गई रिश्वत का नतीजा थी। ली को बाद में रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के लिए 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई। डेंग का मामला सिस्टम में काफी चुपचाप आगे बढ़ा और इसकी बहुत सी जानकारी सार्वजनिक रिपोर्टिंग से बाहर रखी गई। हालांकि इसका असर इन दोनों से आगे भी गया। 2012-2013 में ग्लोबल सेंटर में हजारों निर्माण श्रमिक थे। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल 1000 कमरों के लिए स्टाफ रख रहा था। मॉल में खुदरा किराएदार लीज साइन कर रहे थे और सरकारी बैंकों ने इस तैयार हो चुकी इमारत के बदले ऋण दे रखे थे। ऑफिस किराएदारों ने उस इमारत में फ्लोर ले लिए थे, जिसके मालिक पर आपराधिक जांच चल रही थी। वाटर पार्क के उद्घाटन सप्ताहांत के टिकट खरीदने वालों को इसकी जानकारी नहीं थी। डेंग को नजरबंद कर दिया गया था, जबकि वह इमारत जिसे बनाने में उन्होंने 1 दशक लगाया था, अब जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर रही थी। ग्लोबल सेंटर का पहले सार्वजनिक हिस्से जून 2013 में खुला। पहले मॉल के हिस्से और फिर सिनेमा व ऊपरी खुदरा मंजिलें महीने के दूसरे हिस्से में शुरू हुईं। 1 जुलाई 2013 को औपचारिक उद्घाटन हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने केंद्रीय एट्रियम के कांच के गुंबद के नीचे फीता काटा। ऊपर कृत्रिम सूरज और नीचे वेव पूल था। इस कार्यक्रम को पहले की योजना से छोटा कर दिया गया था, जिसमें भाषण भी छोटे थे और मेहमानों की सूची भी परियोजना के आकार के हिसाब से कम थी। डेंग होंग वहां नहीं थे। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन अपने प्रोजेक्ट के उद्घाटन में नहीं आ सके और कार्यक्रम में उनका नाम नहीं लिया गया। प्रदर्शनी व यात्रा समूह के कर्मचारियों ने मंच पर डेवलपर की भूमिका निभाई। 5 साल पहले सेंचुरी सिटी में डेंग होंग के साथ खड़े प्रांतीय नेता ग्लोबल सेंटर के उद्घाटन से दूरी बनाए रखी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुछ ही घंटों में पहुंच गया और घोषणा की कि फर्श क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत अब खुल चुकी है। एलईडी होराइजन स्क्रीन और कृत्रिम तट वाली इंडोर बीच की तस्वीरें प्रिंट और ऑनलाइन खूब वायरल हुई। 1.7 मिलियन वर्ग मीटर का मुख्य आंकड़ा ज्यादातर रिपोर्टिंग में छाया रहा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 1.7 मिलियन वर्ग मीटर है। पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क जुलाई भर टिकटधारी आगंतुकों के लिए खुला रहा, जिसमें वेव पूल, लेजी रिवर और पायरेट शिप सभी तय समय पर चल रहे थे। इंटरकॉन्टिनेंटल चेंगदू ग्लोबल सेंटर ने इस दौरान आरक्षण शुरू किया और पहले मेहमान एट्रियम व्यू कमरों में चेक इन हुए। किराएदारों ने फ्लोर मिलते ही पेरीमीटर ब्लॉक्स में शिफ्ट होना शुरू किया। सितंबर 2013 तक बिल्डिंग लगभग पूरी क्षमता से चल रही थी। मॉल अपने अधिकांश रिटेल स्तरों पर कारोबार कर रहा था। सिनेमा में रोजाना फिल्में दिखाई जा रही थीं। आइस रिंक आम जनता के लिए खुला था और होटल अपनी पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा था। जिंगझंग प्लाजा स्टेशन पर मेट्रो से आने जाने वाले हर हफ्ते बढ़े।
आगंतुकों ने डेंग द्वारा वादा की गई वही इमारत देखी। ऋणदाता, किराएदार और नगर निगम के साझेदारों ने एक तैयार संपत्ति देखी, जिसका मालिक हिरासत में था और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। प्रदर्शनी और यात्रा समूह का नियंत्रण अनसुलझा है और ग्लोबल सेंटर के पोर्टफोलियो का संचालन कौन करेगा, ये हर लीजिंग निर्णय पर सवाल बना रहा। सटे भूखंड पर जाहा हदीद सांस्कृतिक केंद्र निर्माण घेराबंदी के पीछे ही रहा। ग्लोबल सेंटर की ऊपरी मंजिलों से घुमावदार सफेद आकृतियों वाला अधूरा संरचनात्मक खोल दिख रहा था, जबकि अंदरूनी सजावट नहीं हुई थी। जमीन के सौदे को जायज ठहराने वाला सार्वजनिक हिस्सा वो खुलने के पास भी नहीं था। इमारत अपने निर्माता से ज्यादा समय तक टिकी है। ग्लोबल सेंटर जांच के समय भी खुला रहा। मॉल के किराएदारों का कारोबार, होटल में मेहमानों का आना और वेव पूल की लहरें जारी रहीं। प्रदर्शनी और यात्रा समूह का संचालन अंतरिम नेतृत्व में चल रहा था। मुख्य ऋण राज्य बैंकों के पास थे और चेंगदू नगरपालिका अधिकारी लेखा देख रहे थे। इमारत बंद करने पर कभी गंभीरता से नहीं सोचा गया। चेंगदू के नए दक्षिणी जिले में एक बंद रिकॉर्डधारी स्मारक आसपास की संपत्ति की कीमतों को नुकसान पहुंचाता और दक्षिणी विस्तार की विफलता दर्शाता है। ऋणदाताओं के पास कामकाज जारी रखने की पूरी वजह थी और स्थानीय अधिकारियों के पास उनकी मदद करने की पूरी वजह थी, पर शुरुआती वर्षों में संचालन अस्थिर रहा। 2013-2014 में दक्षिणी जिला विकासशील था, जबकि उत्तर की ओर पुराना व्यावसायिक केंद्र अधिकांश खुदरा यातायात आकर्षित करता था। चीनी संपत्ति प्रेस की शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि इमारत के आकार के अनुसार पैदल यातायात कम था और ऊपरी खुदरा मंजिलों पर ब्राउजिंग करने वाले आगंतुक ग्राहक बनने में धीमे थे। कुछ किराएदारों ने पहली लीज के दौरान ही ऊपरी मंजिलें छोड़ दीं, लेकिन इलाके के विकसित होने से हालात सुधरे। तियांगफू एवेन्यू के ऑफिस टावरों में टेक्नोलॉजी कंपनियां और क्षेत्रीय मुख्यालय बस गए। मेट्रो नेटवर्क दक्षिण की ओर बढ़ा और वैश्विक केंद्र के पास काम करने वाली आबादी हर साल बढ़ी। दशक के दूसरे हिस्से तक लीजिंग रिपोर्टों में परिधि के ऑफिस ब्लॉकों में अधिक मजबूत ऑक्यूपेंसी और मॉल व वाटर पार्क में सप्ताहांत के दौरान अधिक स्थिर भीड़ का उल्लेख किया गया। मूल संपत्तियों का स्वामित्व 2016 में बदल गया। युन्नान चेंगटो, जो पड़ोसी प्रांत की एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, ने उस समूह में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की, जिसके पास ग्लोबल सेंटर और पास के सेंचुरी सिटी कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स का स्वामित्व था। इस सौदे ने संपत्तियों को राज्य संबद्ध नियंत्रण में ला दिया और उन्हें उस कानूनी अनिश्चितता से बाहर निकाल दिया जो डेंग की गिरफ्तारी के बाद से मूल प्रदर्शनी और यात्रा समूह पर मंडरा रही थी। युन्नान चेंगटो ने पोर्टफोलियो को फिर सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए पुनर्गठित किया। इस योजना को विश्लेषकों और नियामकों से विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इमारतों से जुड़ी मूल्यांकन और पुनर्गठन दस्तावेजों में लिखी गई लाभ गारंटी पर सवाल उठाए। लिस्टिंग प्रस्तावित शर्तों पर नहीं हुई और अगले 3 साल संपत्तियां युन्नान चेंगटो के खातों में दर्ज रहीं। 2019 में सुनेक चाइना ने यूनान चांग चेंगडू से ग्लोबल सेंचुरी और टाइम ग्लोबल में 51% हिस्सेदारी लगभग 15 अरब रिनमिनबी में खरीदने के लिए सहमति जताई। इस लेन देन में ग्लोबल सेंचुरी के साथ चेंगडू की संपत्तियों को कई चीनी शहरों की सांस्कृतिक, पर्यटन और संपत्ति परियोजनाओं से जोड़ा गया। इस सौदे से इमारत चीन के सबसे आक्रामक निजी संपत्ति समूहों में से एक के अधीन आ गई, ठीक उससे पहले जब इस क्षेत्र का कर्ज संकट और गहरा गया। 2021 में सुनाक ग्लोबल सेंचुरी पोर्टफोलियो के हिस्सों के लिए ट्रस्ट फाइनेंसिंग और संपत्ति बिक्री कर रहा था। 2024 तक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की संपत्ति कर्ज निपटान के जरिए डोंगफांग यूहोंग को मिली। सुनाक की खरीद से इमारत चीन के सबसे आक्रामक निजी संपत्ति समूहों में से एक का हिस्सा बन गई, जब यह क्षेत्र अपने कर्ज चक्र के चरम पर था। 2 साल में चीनी रियल एस्टेट बाजार तेजी से गिरा। 2021 के अंत में एवरग्रांडे के डिफॉल्ट से उद्योग में क्रेडिट जाम हो गया और सुनक पर ऋणदाताओं का दबाव बढ़ गया। 2021 में सुनक ने ग्लोबल सेंटर के वेस्ट विंग के एक हिस्से को फिर से वित्त पोषित करने के लिए 8.2 अरब रिनमिनबी के ट्रस्ट के जरिए कदम उठाया। इस सौदे में विंग के मूल्य के बदले नकद लिया गया। संचालन नियंत्रण सुनाक के पास रहा। ये महामारी प्रतिबंधों से कन्वेंशन सेंटर, होटल और खुदरा व्यवसायों पर पड़े वित्तीय दबाव को दर्शाता है। 2020-2021 लॉकडाउन में सम्मेलन बुकिंग्स बंद हो गईं और इंटरकॉन्टिनेंटल की ऑक्यूपेंसी दरें महामारी से पहले से काफी कम हो गईं। ग्लोबल सेंटर ने खुलने के 6 साल के भीतर एक निजी डेवलपर से एक प्रांतीय राज्य उद्यम और फिर एक राष्ट्रीय रियल एस्टेट दिग्गज के हाथों में जगह बना ली थी, जिसमें हर लेनदेन में इमारत का मूल्य अलग अलग आका गया और हर नए मालिक ने इसकी जमा हुई कर्ज की एक हिस्सेदारी अपने ऊपर ली।
चेंगदू के पास जो बचा था। झाओ हाई हदीद सांस्कृतिक परिसर जो पास ही बनना था, ग्लोबल सेंटर की कहानी का उलझे हुए अधूरे सिरों में से एक बन गया। मूल न्यू सेंचुरी सिटी आर्ट सेंटर को प्रमुख सार्वजनिक सांस्कृतिक केंद्र घोषित किया गया, जिसमें कला संग्रहालय, थिएटर और प्रदर्शनी स्थल व्यापक विकास वादे का हिस्सा थे। ये परियोजना 2013 में ग्लोबल सेंटर के साथ नहीं खुली और देंगहोंग के साम्राज्य में राजनीतिक व वित्तीय संकट के बाद या तो रुक गई या छोड़ दी गई। जो बचा वह अलग विरासत थी। ग्लोबल सेंटर चलता रहा, पर वादा किया गया सांस्कृतिक स्थल कहानी से गायब हो गया। चेंगदू को आखिरकार आसपास के जिले में अन्य प्रमुख प्रदर्शन स्थल मिल गए, लेकिन यह दावा कि हदीद आर्ट सेंटर बस एक नए नाम से खुल गया अच्छी तरह से समर्थित नहीं है। व्यावसायिक मेगा स्ट्रक्चर तो बचा, पर मूल भूमि सौदे से जुड़ा नागरिक सांस्कृतिक वादा वैसा कभी पूरा नहीं हुआ जैसा शुरू में बताया गया था। ग्लोबल सेंटर उद्घाटन के एक दशक बाद भी चेंगदू का प्रमुख स्थल है और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत फ्लोर एरिया के अनुसार के रूप में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग व पर्यटन में शामिल है। मॉल अपने खुदरा मंजिलों पर कारोबार चलता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मेहमानों को ठहराता है, ऑफिस ब्लॉक अपने किराएदारों को जगह देते हैं और वाटर पार्क तय समय पर चलता है। सिनेक्स के पुनर्गठित पोर्टफोलियो में संपत्तियों का स्वामित्व विभाजित है, जिसमें वेस्ट विंग ट्रस्ट और इमारत के खिलाफ वित्तीय दावे रखने वाले कई लेनदार शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत की वित्तीय संरचना अब उतनी ही जटिल है जितनी खुद इमारत। देंगहोंग अब उस परियोजना से जुड़े नहीं हैं जिसे उन्होंने बनाया था। ली चांगचंग ने 30 साल की सजा पूरी की। दक्षिण की ओर जिस विस्तार को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसने तियानफू एवेन्यू को 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर की वित्तीय रीढ़ बना दिया, जहां ऑफिस टावर, मेट्रो लाइनें और टेक्नोलॉजी कैंपस ग्लोबल सेंटर के ग्लास डोम से कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। चेंगदू को इंडोर शहर और कृत्रिम सूरज मिला, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इमारत की छाया भी लगभग उसी के बराबर है। धन्यवाद।